एक बार मैग्नेट को अपने हाथों में है। इसमें दो अलग अलग ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव जहां से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और एक दक्षिण ध्रुव जहां वे वापस आती हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप उस मैग्नेट को ठीक बीच से काट रहे हैं। सामान्य सोच कहती है कि आपके बाएं हाथ में एक अलग उत्तर ध्रुव और दाएं हाथ में एक दक्षिण ध्रुव रह जाना चाहिए, लेकिन प्रकृति ऐसा होने नहीं देती। जैसे ही आप मैग्नेट को तोड़ते हैं, टूटने के स्थान पर दो नए ध्रुव उभर आते हैं। उन टुकड़ों को फिर से चौथाई, लाखवें हिस्से या यहां तक कि एक एक परमाणु तक काट लें, परिणाम हमेशा एक जैसा ही रहेगा। आप कभी भी एकल चुंबकीय ध्रुव को अलग नहीं कर पाएंगे। जाने माने ब्रह्मांड में हर मैग्नेट एक द्विध्रुवी होता है। ये आधुनिक भौतिकी के सबसे उलझाऊ विरोधाभासों में से एक है। विद्युत आवेश आसानी से अलग अलग रूप में मौजूद हो सकते हैं। एक अकेला प्रोटॉन धनात्मक विद्युत आवेश रखता है, एक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश रखता है। तो फिर चुंबकत्व जोड़े में ही क्यों रहता है? आखिर क्यों कोई चुंबकीय समकक्ष विद्युत आवेश जैसा नहीं है? जैसे जैसे हम इस गहरे ब्रह्मांडीय रहस्य में उतरते हैं, अगर आपको हमारे साथ ऐसे गहरे भौतिकी के सवालों की खोज करना पसंद है तो कृपया रंबल पर हमारे चैनल को टिप देकर समर्थन करें। आप नीचे दिए गए विवरण में लिंक आसानी से पा सकते हैं। ये हमें ऐसे गहरे डॉक्यूमेंट्री बनाते रहने में मदद करता है। 1860 के दशक में स्कॉटिश भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बिजली और चुंबकत्व को एक ही सुंदर ढांचे में एकीकृत कर दिया। फिर भी उनकी समीकरणों में एक स्पष्ट असमानता छिपी हुई है। गाउस का विद्युत के लिए नियम कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र का विचलन विद्युत आवेश घनत्व के अनुपात में होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेशों से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेशों पर समाप्त होती हैं, लेकिन गाउस का चुंबकत्व के लिए नियम अलग तरह से पढ़ा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का विचलन हमेशा शून्य होता है। गणितीय रूप से इसका अर्थ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की न तो कोई शुरुआत होती है और न ही कोई अंत। उन्हें हमेशा निरंतर अबाधित लूप्स के रूप में बनना होता है। अगर आप किसी लूप को काटते हैं तो वो तुरंत फिर से जुड़ जाता है। मैक्सवेल की समीकरणें बिना चुंबकीय आवेशों के भी पूरी तरह काम करती हैं। फिर भी भौतिकविदों को यह असमानता बहुत परेशान करती है। अगर आप समीकरणों में काल्पनिक चुंबकीय आवेश घनत्व को मैन्युअली जोड़ दें तो विद्युत चुंबकीय नियम आश्चर्यजनक रूप से सम्मिलित हो जाते हैं। गणित और भी सुंदर और भी पूर्ण हो जाता है। लेकिन भौतिकी केवल सौंदर्य की खोज नहीं है, यह भौतिक वास्तविकता की मांग करती है। ऑडियो नोट: गहरे बांस की गिरावट के बाद एक रहस्यमयी टिक टिक करती सिंथ धुन शुरू होती है। 1931 में प्रसिद्ध ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक ने गुमशुदा चुंबकों की खोज को मौलिक रूप से बदल दिया। डिराक ने क्वांटम यांत्रिकी को पारंपरिक चुंबकीय क्षेत्रों के साथ मेल कराने का प्रयास किया। उन्होंने एक काल्पनिक अनंत रूप से पतली लचीली सोलेनॉइड की कल्पना की, एक डोरी जो चुंबकीय फ्लक्स को अनंत तक ले जाती है और उसके सिरे पर एक अलग थलग चुंबकीय ध्रुव जैसा दिखता है। डिराक ने खोजा कि इस डोरी को एक क्वांटम कण के लिए अदृश्य बनाए रखने के लिए, जिससे ध्रुव वास्तव में एक स्वतंत्र मोनोपोल बन जाए, एक सख्त शर्त पूरी करनी होगी। मूलभूत विद्युत आवेश और काल्पनिक चुंबकीय आवेश का गुणनफल प्लैंक स्थिरांक के पूर्णांक गुणज के बराबर होना चाहिए। इसके परिणाम क्रांतिकारी थे। भौतिकी में ये लंबे समय से ज्ञात था कि विद्युत आवेश क्वांटाइज्ड होता है। ये केवल निश्चित मूलभूत इकाइयों में ही पाया जाता है, कभी भी निरंतर स्पेक्ट्रम के रूप में नहीं। फिर भी कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों है। डिराक ने सिद्ध किया कि अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी एक भी चुंबकीय मोनोपोल मौजूद है तो ये गणितीय रूप से सुनिश्चित करता है कि सभी विद्युत आवेश क्वांटाइज्ड ही होंगे। डिराक के काम ने दिखाया कि मोनोपोल्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वे अवश्य ही हों। ये स्थिति 1974 में बदल गई जब जेरार्ड हटहूफ्ट और अलेक्जेंडर पोलियाकोव ने स्वतंत्र रूप से ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज का उपयोग करते हुए एक चौंकाने वाली खोज की। प्रारंभिक ब्रह्मांड के अकल्पनीय तापमानों पर बिग बैंग के केवल 10⁻⁻⁵ सेकंड बाद मजबूत, कमजोर और विद्युत चुंबकीय बल एक ही बल में विलीन हो गए थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और वो ठंडा हुआ, ये एकीकृत समरूपता कई चरणों के संक्रमण में टूट गई, ठीक वैसे ही जैसे तरल पानी बर्फ में जम जाता है। लेकिन जैसे बर्फ में डोमेन की सीमाएं और दरारें बनती हैं, वैसे ही प्रारंभिक ब्रह्मांड में ठंडे होते हिग्स क्षेत्रों ने टोपोलॉजिकल दोष बनाए। हूफ्ट और पोलियाकोव ने सिद्ध किया कि अंतरिक्ष समय की संरचना में बनी ये गांठें स्थिर चुंबकीय मोनोपोल थीं। ये गट मोनोपोल बिल्कुल दैत्याकार थे। डिराक के काल्पनिक बिंदु कणों के विपरीत इनमें एक जटिल आंतरिक संरचना थी।
इनमें लगभग 10 की घात 16 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का द्रव्यमान था, यानी एक जीवित बैक्टीरिया जितना भारी, जिसे एक प्रोटॉन से भी छोटे आयतन में संकुचित किया गया हो। मानक बिग बैंग ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार इनका खगोलीय मात्रा में बनना तय था। असल में उन्हें प्रारंभिक ब्रह्मांड के द्रव्यमान पर हावी होना चाहिए था। अगर ये सच होता तो ब्रह्मांड अरबों साल पहले ही उनकी जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण अपने आप में सिमट जाता। इस विसंगति को मोनोपोल समस्या के नाम से जाना गया। अगर ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी सही थी तो सारे मोनोपोल कहां गए? 1981 में एलन गुथ ने एक क्रांतिकारी समाधान प्रस्तावित किया, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। गुथ ने सिद्धांत दिया कि बिग बैंग के 10 की घात -35 से लेकर 10 की घात -32 सेकंड के बीच ब्रह्मांड ने एक अद्भुत विस्तार का अनुभव किया, जिसमें अंतरिक्ष कम से कम 10 की घात 26 गुना फैल गया। सिद्धांत के अनुसार हमारे पूरे प्रेक्षणीय ब्रह्मांड में केवल एक चुंबकीय मोनोपोल हो सकता है। वे अस्तित्वहीन नहीं हैं, बल्कि अत्यंत अलग-थलग हैं। इन्फ्लेशन से पहले बने चुंबकीय मोनोपोल्स की कोई भी घनी आबादी जबरदस्त तरीके से विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों में फैला दी गई थी। इन्फ्लेशन ने मोनोपोल्स की घनता को इतनी जबरदस्त तरीके से कम कर दिया कि आज फिर भी प्रायोगिक भौतिक वैज्ञानिक खोज छोड़ने को तैयार नहीं है। सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में मेडल प्रयोग विशेष रूप से उच्च ऊर्जा मोनोपोल्स को पकड़ने के लिए प्लास्टिक ट्रैक डिटेक्टरों की श्रृंखलाओं का उपयोग करता है। अन्य टीमें अपोलो मिशनों द्वारा लाई गई प्राचीन चंद्र मिट्टी में खोज करती हैं, इस उम्मीद में कि अरबों वर्षों में चांद की शुद्ध चट्टानों ने ब्रह्मांडीय मोनोपोल्स के लिए निष्क्रिय संग्राहक का काम किया होगा। अंटार्कटिक बर्फ की मोटी परत के नीचे और उच्च ऊंचाई वाले कॉस्मिक रे वेधशालाओं में वैज्ञानिक ब्रह्मांड में किसी अवशेष मोनोपोल के सापेक्षिक गति से पदार्थ के बीच से गुजरने के संकेतों की निगरानी करते हैं। अब तक की हर खोज खाली हाथ लौटी है। फिर भी हर नकारात्मक परिणाम और भी कड़े सीमाएं तय करता है, जिससे हमारे ब्रह्मांड के जन्म को नियंत्रित करने वाली मूलभूत ऊर्जाओं की समझ और परिष्कृत होती जाती है। अगर 8 भी चुंबकीय मोनोपोल की खोज हो जाए तो वो भौतिकी में तुरंत क्रांति ला देगा। ये डिराक की क्वांटम शर्त की पुष्टि करेगा, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज को सिद्ध करेगा और मुद्रास्फीति के प्रमाण देगा। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और आप स्वतंत्र विज्ञान संचार का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया हमें रंबल पर सपोर्ट करने के लिए एक पल निकालें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। जब तक वो क्रांतिकारी क्षण नहीं आता, आपके हाथ में रखा बार मैग्नेट प्रकृति के रहस्यमयी समरूपताओं का एक मौन गवाह बना रहेगा। हर बार जब आप इसे 2 हिस्सों में तोड़ते हैं तो आप अपनी हथेली में एक मौलिक ब्रह्मांडीय सवाल थामे होते हैं, जो यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अब भी अपने अंतिम रहस्यों की रक्षा करता है। देखने के लिए धन्यवाद।